लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर श्री मोहित बडानी जी इन्फोसिस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी और रेवेन्यू अश्योरेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुके हैं। फाइनेंस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री मोहित बडानी जी के पास बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और गवर्नमेंट ऑडिट्स का वृहद अनुभव है। लखनऊ क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स दिल्ली चैप्टर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके श्री मोहित बडानी जी डायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में भी यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरटेल यूपी सर्कल रीजनल ऑफिस और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि बहुप्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध श्री मोहित बडानी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सीए मोहित बडानी, मेंबर ऑफ आईसीआई, आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिस टॉपिक का नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है किस तरह का संगठन चुना जाए, किस तरह का फॉर्म होगा बिजनेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस संगठन का मतलब है बेसिकली ये जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, ओनर होता है, ये डिसाइड करते हैं क्या ओनर्स की राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या लाइबिलिटी होंगे, ओनरशिप हमें डेलीगेट करनी है नहीं करनी है, या फिर हमें सिंगल हैंडली पूरा बिजनेस हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें इसी से डिसाइड होती है कि हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा रहे हैं। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए जिससे हम एक करेक्ट फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करें। जिनमें सबसे पहले कंपनी फॉर्म, जिसमें अपना पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग करेंगे सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 को कवर करेंगे। तो बेसिकली कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम दोनों को समझेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेसिकली वो होती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, यानी कि पब्लिक भी शेयर्स खरीद सकती है। इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और जब कंपनी का नाम जो होता है वो लिमिटेड से एंड होता है। इसमें बेसिकली इसके जो फ़ायदे होते हैं वो ये होते हैं कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर जो होता है, और ऑफर्स कंटिन्यूटी। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन होती है कि ओनर आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी का अस्तित्व कभी भी नहीं खत्म होगा, तो वो कंटिन्यूटी रहती है उसमें। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। और इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि हम जानते हैं कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, तो इसमें जो कैपिटल होती है वो लार्ज अमाउंट की हम कैपिटल रेज कर सकते हैं थ्रू पब्लिक ऑफर। और इसमें कोई शेयर होल्डिंग की लिमिटेशन नहीं होती, कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है शेयर ट्रांसफ़र में कि हम शेयर ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और ग्रोथ और सक्सेस के लिए ये बहुत ही मतलब स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आते हैं क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले बहुत कॉस्टली अफेयर होता है और लीगल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहती हैं, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा रहता है प्रोसेस, और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत चाहिए होते हैं। और जैसे अब पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है तो शेयर होल्डर्स कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डेलीगेट हो जाती है पावर की। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो ओनर था वही उसी का शेयर होल्डिंग सबसे माइनर हो जाए। तो ये सब चीज़ें उसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। बेसिकली इसमें पब्लिक को शेयर्स नहीं दिए जाते हैं, तो इसमें मिनिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और इसका जो नाम होता है वो प्राइवेट लिमिटेड से हैंड होता है कंपनी का। और एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है 2 डायरेक्टर्स में इस कंपनी में।
और इसके जो फ़ायदे हैं वो है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है और थोड़ा पब्लिक लिमिटेड के कंपैरिजन में कॉस्ट उतना हाई नहीं होती है। जब भी कोई डिजिटली बिज़नेस करना है तो पेमेंट गेटवेज़ वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए कंपनी फॉर्म होना ज़रूरी है। तो ये एडवांटेज है इसका। और किसी इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट को फंडिंग करनी है, प्राइवेट इक्विटी देनी है, तो ये फॉर्म ऑफ बिज़नेस में ही देते हैं वो, क्योंकि उसमें एग्ज़िट प्लान बहुत ईज़ी होता है। बेसिकली इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में मैनेजमेंट और ओनर अलग होता है। तो इसमें सेपरेशन होता है, तो बिज़नेस का क्रॉस चेक भी होता है कि मैनेजमेंट अलग है, ओनर है, एफिशिएंट रहता है। फिर इसमें ये है कि परपेचुअल सक्सेशन है, जिसमें ओनर आएंगे जाएंगे, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी अनलेस इट इज़ डिसॉल्व्ड बाय लॉ। तो ये हमेशा चलती रहती है, कभी भी ये बंद नहीं होगी ओनर के डेथ पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता है ओनर। और इसमें जो नियंत्रण है, जो इसके डिसएडवांटेज बेसिकली आते हैं, जो इस पे नियंत्रण है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है तो ज़्यादा गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बुक्स वगैरह मेंटेन करनी होती है, लेकिन इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट डे 1 से मैंडेटरी होता है, तो थोड़ा कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है। और कॉर्पोरेट टैक्स इसमें होता है हाई, कॉर्पोरेट मतलब इसमें कोई प्रोग्रेसिव टैक्स तो होता नहीं है, तो 30% और कई केसेस में 25% होता है। और कॉस्ट थोड़ा सा इसको रन करने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगती है। फिर उसके बाद क्योंकि ये रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो काफ़ी इसको रेगुलेट, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेगुलेटेड होती है ये। नेक्स्ट हम आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली क्या है कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं और एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो ये होता है बेसिकली पार्टनरशिप फर्म। इसमें एक पार्टनरशिप की डीड बनती है और उसको रजिस्टर करा सकते हैं और बेसिकली उसका पैन अप्लाई करके एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस हैं कि बेसिकली इजी टू सेटअप है, ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है और गवर्नेंस थोड़ा कम इसमें चाहिए होता है। बेसिकली कुछ हद तक टर्नओवर तक इसमें टैक्स ऑडिट की भी नहीं ज़रूरत होती है। और जब आपको एक से ज़्यादा पर्सन चाहिए तो पार्टनरशिप फॉर्म एक फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए। और इसमें ये होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के एक एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि लाइबिलिटी थोड़ी सी इसमें लिमिटेड नहीं होती है और जैसे कंपनी की तरह पर्सनल एसेट्स भी पार्टनर्स के यूज़ किए जा सकते हैं लाइबिलिटीज डेब्ट्स पे ऑफ करने के लिए, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स। और अगर स्केलेबिलिटी के पॉइंट से देखें तो उतना स्केल अप नहीं कर सकते इस फॉर्म को जैसे कि हम कंपनी के फॉर्म में कर सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो पेमेंट गेटवेज वगैरह चाहिए होते हैं वो कंपनी फॉर्म के लिए ही कंपनी फॉर्म में अलाउड होते हैं, तो इसमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। देन कॉर्पोरेट जो टैक्स है इसमें तो 30% है, कंपनी में कभी कभी किसी किसी केस में 25% रहता है, इसमें तो फ्लैट 30% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगता है। अगर पार्टनरशिप भी दो तरह से होता है कि एक होता है रजिस्टर्ड फर्म और एक होती है अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर वो अनरजिस्टर्ड रहती है तो हमें अगर कोई सूट फाइल करना है किसी मतलब कोर्ट में तो वो हम नहीं कर सकते हैं इस केस में, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो रजिस्ट्रेशन है तो बेहतर है। और इसमें इन्वेस्टर्स इतना जल्दी नहीं रिलायबल है कि फंड इन्वेस्ट करें क्योंकि एग्जिट प्लान थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बेसिकली एक तरह से कंपनी और पार्टनरशिप का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन एट द सेम टाइम हम पार्टनरशिप के बेनिफिट फीचर एंजॉय कर पाते हैं इसमें। तो बेसिकली हाइब्रिड मॉडल है, ये रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक कंपनीज एक्ट में अलग से प्रोविजन दिया हुआ है एलएलपी का, उसी से ये रेगुलेट होता है। इसके बेनिफिट्स जो हैं वही कि इसमें सबसे मेन बेनिफिट तो है जो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। कंपनी के कंपैरिजन में उतना कॉस्टिंग नहीं है इसकी। स्टैच्यूटरी ऑडिट डे 1 से नहीं चाहिए, तो कुछ सर्टेन टर्नओवर है उस लिमिट को एक्सीड करने के बाद ही हमें टर्नओवर ऑडिट कराना पड़ता है। उतना हाई कॉस्ट नहीं है जैसा कि मैंने बताया। और जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं
वो थोड़े लो हैं, उतने ज़्यादा नहीं है कंपेरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एट द सेम टाइम हम कंपनी के बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है और पार्टनरशिप के फीचर भी एंजॉय कर सकते हैं एट लो कॉस्ट। अभी हम लोग ने एडवांटेजेस देखे, अब आते हैं एलएलपी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह है, तो इसमें गवर्नेंस ज़्यादा चाहिए, और कंपनी की तरह इसमें पेमेंट गेटवेज वगैरह का ऑप्शन, जैसे हमें डिजिटली लेके जाना है बिजनेस, तो इसमें पेमेंट गेटवेज का ऑप्शन नहीं रहता, जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ही रहेगा। और इसमें जो टैक्स रेट है वो पार्टनरशिप की तरह टैक्स रेट 30% में ही आता है। और अगर मतलब जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली प्रेफर करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करें, रीज़न बीइंग उसमें एग्जिट का प्लान बहुत ईजी रहता है। देन अगर आपने सोचा लॉन्ग टर्म के लिए स्केल करने के लिए बिजनेस, तो ये उतना सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता है इन कंपेरिजन टू कंपनी। देन अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली होता है कि सिंगल ओनर जिसमें होता है, और सबसे कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें जो पावर्स होती हैं, जो ओनरशिप होती है, वो डेलीगेट नहीं होती है, सिंगल हैंडल्डली हम मेंटेन करते हैं, बहुत इजी टू सेटअप होता है ये। बेसिकली इसके एडवांटेजेस में आए तो देखेंगे बहुत क्विकली, मतलब नॉर्मली एक इंडिविजुअल एक अपने पैन के बेसिस पे भी ये इस बिज़नेस को सेटअप कर सकता है। देन कॉस्ट वगैरह इसमें बहुत लो है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। बहुत छोटे एक चाय की टपरी वाला भी वो सोल प्रोप्राइटर है, तो बहुत कहीं कोई रजिस्ट्रेशन के एज इन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन एक नॉर्मली सेम पेन पे जीएसटीएन लेके ही इसको स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है, कुछ एग्जम्पशंस रहती हैं, तो टैक्स रेट कंपैरेटिवली अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इसमें कम रहता है। देन गवर्नेंस उतनी चाहिए नहीं, सिंगल हैंडेडली एक बिजनेसमैन को इसको रन करना है, तो बहुत ज़्यादा उसमें गवर्नेंस का नहीं रोल है। देन कुछ हद तक इसमें ऑडिट भी नहीं चाहिए, सर्टेन टर्नओवर जब एक्सीड कर जाएगा उसके बाद ही इसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। अब हम समझते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो ओनर होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, कोई इसकी लायबिलिटी है पे ऑफ करने के लिए। देन उतना स्केलेबल नहीं कर सकते हैं, एक नॉर्मल से ट्रेडर शॉप वाले ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं। अगर स्केल करना है तो ये फॉर्म सूटेबल नहीं रहता है। देन अगेन पेमेंट गेटवेज की बात आती है, तो वो कंपनी फॉर्म में ही अपन को बेनिफिट होता है। देन कमिंग टू दिस लास्ट डिसएडवांटेजेस, तो उसमें रहता है कि अगर किसी दूसरे पार्टनर की या किसी हमें को कलीग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस फॉर्म में वो नहीं कर सकते हम लोग, और इसलिए इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। अब आता है दूसरा वन पर्सन कंपनी। ये बेसिकली क्या है कि सोल प्रोप्राइटर को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें भी सिंगल पर्सन होता है, बट ये रेगुलेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंसेप्ट पहली बार लाया गया कि वन पर्सन कंपनी हो सकती है, जिसमें कि क्या है कि मिनिमम जैसे प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स चाहिए, और इसमें वन पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और उसमें 1 शेयर होल्डर होता है, तो डायरेक्टर शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं, और इसमें एक नॉमिनी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें एक फीचर ये होता है कि अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर जाता है और टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, तो मैंडेटरीली इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराना ही पड़ता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस समझते हैं। बेसिकली इसमें लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। और इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें अच्छे से मिल जाता है, वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि ओनरशिप बहुत डेलीगेट नहीं होती है, आप इंजॉय कर सकते हो कि आपकी जो ओनरशिप है वो आपके हाथ में है, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बेनिफिट इंजॉय कर सकते हो इसमें। और इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्या बेसिकली इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है वन पर्सन कंपनी एक बनाने के लिए। एक तो आपको 1 शेयर होल्डर
एक डायरेक्टर, नॉमिनी। डायरेक्टर शेयर होल्डर सेम ही हो सकते हैं। नॉमिनी की रिक्वायरमेंट तब आती है इन केस कोई डेथ हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उस केस में नॉमिनी ही उसको टेक ओवर कर लेता है। सो दूसरी कंपनी से डिफर करने के लिए इसमें जो सफिक्स यूज होता है, जो कंपनी के नाम में सफिक्स वो ओपीसी यूज होता है, यानी कि 1% कंपनी। और अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसमें जो कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और पर्टिकुलरली एक पर्सन के द्वारा ये चलाया जाता है, तो बिजनेस में क्रॉस चेक नहीं हो पाता है, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जैसे टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है और 50 लाख से पेड अप कैपिटल एक्सीड करती है, तो मैंडेटरली इसको कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये ऑटोमेटिक इसको करना ही पड़ता है। देन ओपीसी को मतलब इसका जो कोर एरिया, फंक्शनल एरिया पे फोकस होता है, तो इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है प्रोड्यूसर कंपनी। अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस फॉर्म पड़े थे, उसमें बेसिकली नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकती है कोई भी, बट इसमें इस फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी में बेसिकली एक स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें मेंबर्स जो होते हैं, मिनिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 5 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और मिनिमम 10 शेयर होल्डर्स होते हैं। तो मेंबर्स अपने बीच में कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी बना के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें बाय एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट और एग्रीकल्चर से और भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं, एक तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड का एक मिक्सचर है। तो इसमें बेसिकली जो क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट रहता है कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड रहती है और अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और मेंबर्स इसमें क्या कर सकते हैं, लोन दे अपने, मतलब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसकी बिजनेस करने के लिए लोन प्रोड्यूसर कंपनी दे सकती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट रहते हैं। और एक ड्यूली रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी में ये होता है कि जो भी इसको सेल परचेस करना है वो अपने बिहाफ पे करेगी। तो एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो आप प्रोड्यूसर कंपनी का एग्रीकल्चर के। वैसे तो एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है, बट इसमें एक ऑर्गेनाइज वे में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक हम लोग ने देखा कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। वो सब फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें यूजफुल होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि यहाँ मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अब आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या संगठन के प्रकार हो सकते हैं। इसमें बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे ट्रस्ट और सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज। इन 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली एनपीओ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो पहला फॉर्म होता है ट्रस्ट। इसमें बेसिकली एक सेटलर होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है जो ट्रस्टीज़ को, और वो थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टीज़ एडमिनिस्टर करती हैं। और प्रॉपर्टी में बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ट्रस्ट बेसिकली स्टेट अफेयर्स होता है जो तहसील से रजिस्टर्ड होती है लोकल, और इसमें मिनिमम 2 ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फॉर्म जो बिजनेस एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन का आता है वो है सोसाइटी। ये सोसाइटी सेक्शन 20 के तहत रजिस्टर होती है। बेसिकली यहाँ पे जो मोटिव है वो प्रमोट करना है लिटरेचर को, साइंस को, आर्ट्स को, उस को प्रमोट करने के लिए ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जिसमें अलग अलग डेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी के फॉर्म में अथॉरिटी डेलीगेट होती है। यहाँ पे मेन मोटिव रहता है कि कुछ जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं सोसाइटी के, उसको प्रमोट किया जाए, ना कि प्रॉफिट उसमें से कमाया जाए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज बेसिकली ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया गया है सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ये रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
इसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहता है। इसमें भी जो मेन मकसद होता है वो होता है कि कॉमर्स, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट, चैरिटीज, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सबको प्रमोट किया जाए। और जो इसमें से जो प्रॉफिट्स वगैरह सेक्शन 8 में होते हैं वो बेसिकली वापस जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एमओए, जो एओए में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए यूज होते हैं इसके प्रॉफिट्स। नाउ हमने तरह तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे। तो यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमें अपने कुछ फैक्टर्स हैं डिफाइन करने के लिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सूटेबल है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं हो सकता। हमें अपनी पहले रिक्वायरमेंट देखनी है, देखना है कि हमें किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना है, अपना विजन देखना है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, टैक्सेशन पॉइंट को भी कंसीडर करना है। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ये देखें ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ पे हमें अलग अलग माइंडसेट चाहिए, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पे काम नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ एक सिंगल ओनर होता है और स्केलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगर लार्जर ऑपरेशंस करने हैं हम लोग को, कि हमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, काफ़ी बढ़ाना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ना होकर वो हो सकता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हो जाए। तो उसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेड रहती है। और बेसिकली अगर मीडियम स्केल ऑफ ऑपरेशंस करने हैं तो हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहले अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करके ही हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए सूटेड हो वो सिलेक्ट करना है। अगर हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि हमें पावर डेलीगेट नहीं करनी, प्रॉफिट डिवाइड नहीं करना है, तो सोल प्रोप्राइटर या 1 पर्सन कंपनी, हम 1 पर्सन कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं ओवर द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि वो एक रेगुलेटेड है। अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह आगे चाहिए होगा तो उसमें बहुत बेस्ट सूटेड रहती है। अगर हमें फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, फंड्स ज़्यादा चाहिए, तो पब्लिक कंपनी के फॉर्म में जा सकते हैं, जहाँ पे जनरल पब्लिक को भी ऑप्शन रहता है कि वो शेयर सब्सक्राइब कर सकें। तो मेनली हम लोग को ये सब फैक्टर्स कंसीडर करने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो आज हमने पूरे सेशन में क्या क्या कवर किया, बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली क्यों ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही, जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका चयन करने के लिए, और कितने फॉर्म्स ऑफ हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जिसमें हमने देखा कंपनी फॉर्म जिसमें प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड, और फिर देखा पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी, और फिर प्रोड्यूसर कंपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए होता है। उसके बाद एनपीओस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज हो सकती हैं। तो ये सब हम लोग ने जाना, और क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो मेनली हम लोग ने पूरे सेशन में क्या क्या आज कवर किया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और क्या क्या फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने देखा कि कंपनी होती है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, देन 1 पर्सन कंपनी, और फिर देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म हो सकती है। देन आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं। और फिर हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि हमें किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस किसी बिजनेस के लिए सूटेड हो ऐसा नहीं है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, हमें अपनी नीड्स देखनी है, कि हमें बेसिकली विजन देखना है कि किस तरीके से हमें बिजनेस को लेके जाना है, उसी तरह से हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना है। हमने फैक्टर्स जो कवर किए और सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंसीडर करके ही हमें देखना है कि हम क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करें। होप मैंने आज आपको जो
समझाया वो आपको समझ आया, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मेरे से जूम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है यशिका और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है हैंडमेड सोप। अब सोप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है, और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस में भी आता है और डिफरेंट फ्रेगरेंसेस का भी आता है। जो मेन पर्पस होता है सोप का, जो हमारे बेनिफिट्स भी आप कह सकते हैं, वो ये होता है कि फर्स्टली ये क्लीननेस पर्पस में हेल्प करता है। हम लोग अगर बात कर रहे हैं या फिर फेस वॉश कर रहे हैं या फिर हम कोई बॉडी पार्ट अपना वॉश कर रहे हैं, तो तब हम सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर कुछ ऐसे भी ऑयल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। सो दो मेन पर्पस होते हैं सोप के यूज़ का, कि फर्स्टली हम उसको क्लीननेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एंड सेकेंडली मॉइस्चराइजिंग पर्पस के लिए। यहाँ भी हम देख सकते हैं जो हैंडमेड सोप होता है वो बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी बनता है और उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन। सेकेंड, हमने ये देखा कि अगर हमको क्लीननेस के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है, जैसे अगर हम अपनी स्किन को, हेयर को या किसी भी अदर बॉडी पार्ट को वॉश करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तब भी हम वहाँ किसी हैंडमेड सोप का या किसी भी टाइप के सोप का यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हैंडमेड सोप होता है, इसका जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। अब जो हैंडमेड सोप होता है उसको बनाने के काफ़ी प्रोसेस होते हैं, उसको डिफरेंट टाइप से भी बनाया जा सकता है। अगर इनको एक एक करके देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले हम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से भी हमारा हैंडमेड सोप बना सकते हैं। ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम में जब हम लोग अवॉइड करते हैं कोई भी टाइप का केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करना, तब वहाँ पर इस वर्ड की बहुत वैल्यू आ जाती है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सोप मतलब नेचुरल सोप, जिसको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट किए हुए एलिमेंट से बनाते हैं, राइट। उसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर से बना सकते हैं, कलरेंट से बना सकते हैं, एक्सेट्रा। अगर अब बात करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स की दो नीड पूरी करते हैं, स्पेशली जिसके अंदर आप उनको क्लीननेस पर्पस के लिए सोप प्रोवाइड करते हैं और मॉइस्चराइजिंग पर्पस के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल सोप होता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आज के टाइम में हम अवॉइड करते हैं किसी भी टाइप का केमिकल सब्सटेंस यूज़ करने का, तो उसी तरह से हैंडमेड सोप के अंदर भी एक नया चलन चला है, जहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जो है नेचुरल सोप का यूज़ करें। नेचुरल सोप के अंदर बेसिकली किसी भी टाइप का केमिकल नहीं डाला जाता है और उसको नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है, राइट। सो अगर बेनिफिट्स की बात की जाए नेचुरल सोप की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको फेक सोप से बचाता है। फेक सोप क्या, जिसके अंदर केमिकल एक्सट्रैक्ट्स हो या फिर केमिकल प्रोसीजर से उसको बनाया जाए। तो फेक सोप से अगर हम बचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक नेचुरल सोप आएगा जो नेचुरल से एक्सट्रैक्ट करे हुए सब्सटेंस से बना होगा, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि हाईली मॉइस्चराइजिंग होता है। जो केमिकल बेस्ड सोप होते हैं वो उस लेवल का मॉइस्चराइजर नहीं प्रोवाइड कर पाते जो वेजिटेबल ऑयल्स या फिर फूड या सीड एक्सट्रैक्ट ऑयल से बनाए जाते हैं सोप्स। तो सेकंड पॉइंट के अंदर, अगर आप नेचुरल सोप बनाते हैं, आप किसी ऐसे बिजनेस में आते हैं जहाँ पर नेचुरल सोप आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को ये पिच कर सकते हैं कि आपका सोप एकदम 100% ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है। सेकेंडली कि वो हाईली मॉइस्चराइजिंग है, और थर्ड कि इसके अंदर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट साइज की। कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इसका मार्केट साइज क्या है, जो आपके कस्टमर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, आपका जो ये प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कितनी है। अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड की बात की जाए तो जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस पर ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है, तो इसकी डिमांड आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं कितनी ह्यूज अमाउंट में होगी। अगर इसके फिगर्स को देखा जाए तो इसकी जो मार्केट 2021 में थी वो अराउंड 147 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, और अगर इसकी प्रोजेक्टेड रीच की बात की जाए तो इसकी मार्केट अराउंड 2028 तक 228 मिलियन यूएस डॉलर्स की पहुंच जाएगी। अब आप इन दो फिगर्स से पता कर सकते हैं कि इस मार्केट में कितना पोटेंशियल ग्रोथ है।
और यहाँ हम देख सकते हैं कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.89% ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2021 टू 2028। इन फिगर से हमें ये पता चलता है कि जो हैंडमेड सोप का बिजनेस है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप एक अच्छी वैरायटी लेके मार्केट में आते हैं, अपने कंज्यूमर्स की जो है नीड को समझते हैं कि उनको किस टाइप का सोप पसंद है और उनको वैसा ही आप प्रोडक्ट बना के देते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट अपने लिए सेट कर सकते हैं। इस बिज़नेस के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर आप इस बिज़नेस को अपने घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हैंडमेड सोप को, और धीरे धीरे आप अगर आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो जाता है और आपके प्रोडक्ट को अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो विद दैट आप स्लोली अपना बिजनेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया जो है परफ्यूम का बिजनेस। अगर आप परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो कंज्यूमर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको क्या डिज़ायरेबल सेंट चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर भी काफ़ी वैराइटीज़ आती हैं। परफ्यूम सिर्फ एक टाइप का नहीं आता है, परफ्यूम के अंदर भी स्ट्रॉन्ग सेंट वाले परफ्यूम्स हैं या फिर थोड़े लेस फ्रेगरेंस वाले सेंट होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस बिज़नेस में उतर रहे हैं परफ्यूम के बिज़नेस में, तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको ट्राई करना है कि आप एक ऐसा परफ्यूम उनको बना के दें जिसके अंदर अच्छी स्मेल हो, अच्छी क्वालिटी हो। उसके अंदर जो है जैसे आपने एड्स में भी देखा होगा कि उसके अंदर गैस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग भी होनी चाहिए। अब जो परफ्यूम का बिजनेस होता है बेसिकली उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि वो आपकी बॉडी को एक डिज़ायरेबल सेंट प्रोवाइड करता है, राइट। और दूसरा कि हम जो परफ्यूम का बिजनेस बनाते हैं जो हम परफ्यूम का बिजनेस बनाते हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट से भी बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, तो आप कभी फ्लावर्स को स्मेल करके देखें तो उसमें कितनी अच्छी एक स्मेल आती है। सो डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रैक्ट से, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से भी परफ्यूम को बनाया जाता है। अब समझते हैं कि परफ्यूम बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। कि परफ्यूम अगर आप बेच रहे हैं तो आप अपने कंज्यूमर्स को इसके बेनिफिट्स क्या बताएंगे। सबसे पहले बेनिफिट होता है कि कोई भी गंदा स्मेल नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि उनमें से एक अच्छी सेंट आए। और दूसरा ये कि ये इम्प्रूव्स द मूड। जो परफ्यूम होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे मूड को। कभी आपने देखा होगा आप काम कर रहे हैं, अगर आपके आसपास एक अच्छी स्मेल है, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो उससे आपका मूड भी एनलाइटन होता है, राइट। सेकेंडली ये एंग्जाइटी को भी कम करने में हेल्प करता है। यस, एंग्जाइटी को भी अगर आप परफ्यूम अच्छा यूज़ करते हैं तो एंग्जाइटी भी उससे कंट्रोल होती है। अगर आप एक रिफ्रेशिंग परफ्यूम यूज़ करते हैं या फिर एक बहुत ही प्लेजेंट स्मेल का परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उससे भी एंग्जाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। सो इस बिज़नेस के अंदर आपको जो 2-3 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है कि फर्स्टली अगर आपकी इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो ये मार्केट में नहीं चल पाएगा, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर अच्छा स्मेल प्रोवाइड करवानी है अपने कंज्यूमर्स को। आपको इसके अंदर वैरायटी लेके चलनी है। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट का परफ्यूम पसंद होता है, थोड़ा उनको फ्लोरल सेंट का परफ्यूम पसंद होता है। तो आपको डिफरेंट वैरायटी में परफ्यूम बनाना है और अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको इस मार्केट में अच्छा एक्सटेंड अपना बिजनेस करना है, फिर अच्छी प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि परफ्यूम के बिजनेस के अंदर आप काफ़ी अच्छा एक क्वालिटी उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मार्केट साइज़ की। एक बार देखते हैं कि इसकी जो ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में वो कितनी रही है। सो आप देख सकते हैं कि 2021 में परफ्यूम के बिज़नेस का जो एस्टिमेशन था वो अराउंड 33 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। और अगर इसके एक्सपेक्टेड रीच की बात की जाए तो 2027 तक इसकी मार्केट 47.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। आप इससे देख सकते हैं कि इस मार्केट में अच्छा एक इंक्रीज़ आया है, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका स्कोप अच्छा रहेगा। उसके बाद विद अ CAGR ऑफ 6.1% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की ये जो बिज़नेस है ये 6.1% की इंक्रीज से ग्रो करेगा। इस बिज़नेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी पे तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ में अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने कंज्यूमर्स को
ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो थोड़ा नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ज़्यादा बना हो। जैसे जो हमारा परफ्यूम होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल पार्ट होते हैं, जैसे आपको एसीटोन डालना होता है, कुछ अमाउंट ऑफ इसमें अल्कोहल भी डलता है डिफरेंट टाइप का। सो उन चीज़ों को तो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी मेकिंग में रखना ही पड़ेगा, बट ट्राई कीजिए कि उसको थोड़ा ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में आप मार्केट में रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनिक आइटम्स हैं या फिर जो नेचुरल आइटम्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड बिजनेस आइडिया जो है मसाज ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। पूरे दिन की थकावट अगर आपको दूर करनी हो और रात को आपको एक अच्छी सी मसाज मिल जाए तो आपको इतना रिलैक्सिंग फील होता है और आपको नींद भी कितनी बढ़िया आती है। मसाज ऑयल जो होता है वो बेसिकली कुछ एसेंशियल ऑयल से मिलके बनाया जाता है, राइट। और इसका जो मेन पर्पस होता है, जैसे मैंने बताया कि ये आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आप ये देखिए कि अगर आप एक अच्छा, जैसे मान लीजिए आप सनफ्लावर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो आपकी स्किन को, और आपके अगर बालों में लगाते हैं तो आपके हेयर को भी काफ़ी उससे हेल्प मिलती है। आपका जो स्किन है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, शाइन आती है, उसमें ड्राइनेस हटती है। और अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और वहाँ पर आप मसाज ऑयल यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पर मसाज करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है और वहाँ पर जो है रिकवरी करने में भी बहुत ईजी रहता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मसाज ऑयल होते हैं उसके वेरियस यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखिए स्पा एंड वेलनेस सेंटर्स। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी कितने स्पा खुले हुए हैं जिनका मेन पर्पस मसाज प्रोवाइड करना ही है। डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं उनके पास, आप अपना पैकेज चूज़ कर सकते हैं। आपको कैसी मसाज चाहिए, आपको अपने पैरों के लिए चाहिए, हाथों के लिए चाहिए, हेड के लिए चाहिए, फेस के लिए चाहिए। फेस मसाज भी आजकल काफ़ी फेमस है जिससे स्किन काफ़ी रेडिएंट होती है और ग्लो होता है उसमें। दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मसाज ऑयल, जैसे मैंने बताया कि मसाज ऑयल का यूज़ ये भी होता है कि कहीं अगर हमें चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो अगर हम उस एरिया में एक अच्छे मसाज ऑयल से उसकी मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो में भी इंक्रीज़ होता है, वहाँ के सेल्स भी अपने आप को जल्दी रिपेयर करते हैं और उस चोट को रिकवर करने में भी ईजी होता है। दूसरा है हमारे मेडिटेशन सेंटर्स। सो जहाँ पर जैसे योगा है या ऐसे कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखती हैं, उसके अंदर मसाजिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर हम अच्छा एक्सरसाइज करके या फिर रनिंग करके या योगा करके अपने बॉडी को एक मसाज प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी का जो वर्किंग है, जो मैकेनिज़्म है, वो भी अच्छा इम्प्रूव होता है। मसाज ऑयल बिज़नेस के अंदर आप इस ऑयल को या फिर मसाज ऑयल को काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट से बना सकते हैं। आप सनफ्लावर ऑयल बना सकते हैं, आप लोग फ्लैक्सीड ऑयल बना सकते हैं, आप लोग आलमंड ऑयल बना सकते हैं। सो इसके अंदर भी बेसिकली काफ़ी वैरायटी होती हैं। मसाज ऑयल सिर्फ एक लिमिटेड ऑयल नहीं है, इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पर अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप 2-3 लोगों की टीम लेके भी इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स नीड होते हैं, जैसे कि सीड्स एंड नट्स इंक्लूड स्वीट आलमंड, जैसे मैंने आपको बताया आलमंड ऑयल होता है। उसके बाद इसके अंदर जो है ग्रेप सीड का भी होता है, जोजोबा का भी होता है। ऑलिव ऑयल भी आजकल काफ़ी फेमस है। ऑलिव ऑयल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। जैसे हमने देखा कि रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है, हमको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, वैसे ही ये हमको एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। कभी आपने देखा हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं और आपको एक अच्छी सी मसाज मिल जाए तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, आपका हेडेक भी कम होता है, राइट। वैसे ही हम लोग इससे अपना पेन भी ट्रीट कर सकते हैं। कोई अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। सोरनेस इन मसल भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। सो बेसिकली इन सब बेनिफिट्स को बताने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप ऐसी किसी बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपको खुद पता है कि अच्छा मेरे प्रोडक्ट की ये बेनिफिट्स हैं, आप वही बेनिफिट्स अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को पिच करेंगे। मसाज ऑयल ऑलरेडी काफ़ी सालों से इंडिया के अंदर फेमस है। आजकल वैसे ही लोग बहुत हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं। सो अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ऐसा ऑयल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को अगर मार्केट में लॉन्च करते हैं मसाज ऑयल का तो आप एक अच्छा बिजनेस में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के, इसके मार्केट साइज़ की। सो अगर इसके मार्केट साइज़ की बात की जाए तो आप ये देखिए हाईलाइटेड भी है कि 2021 में इसकी जो मार्केट है वो अराउंड $3 बिलियन की है और इसकी जो एक्सपेक्टेड रीच है बाय 2030 वो अराउंड $5.7 बिलियन की है।
इन फिगर्स को दिखाने का मेन पर्पस ये है कि इस मार्केट में स्कोप बहुत अच्छा है, इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये बूमिंग मार्केट है, ये डिप्रेसिंग मार्केट नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, अपना एक अच्छा बिजनेस प्लान लेआउट करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस अपने लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ बिजनेस आइडिया जो है क्रिकेट हैंड ग्लव्स। अब इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट बहुत ही फेमस है, बच्चे से लेके बड़े लोग तक क्रिकेट का बहुत शौक होता है। बच्चे आप गलियों में देखिए क्रिकेट खेलते रहते हैं, आप लोग टीवी पे देखिए क्रिकेट मैच चलते रहते हैं। सो जो क्रिकेट है वो इंडिया में काफ़ी फेमस है, और अगर क्रिकेट फेमस है और लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं, सो जो उसके इक्विपमेंट्स है उनका भी आप डिमांड सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी होगी। सो हैंड ग्लव्स बेसिकली क्या है कि जब आप लेदर बॉल से खेलते हैं तो आप हैंड ग्लव्स वियर करते हैं ताकि आपको चोट ना लगे अगर बॉल तेज लग जाए तो। ग्रिप भी उससे अच्छी बनती है, वो आपको ज़्यादा अगर ठंड हो, विंटर सीजन हो तो आपको वार्म भी रखता है, राइट। सो आप अगर हैंड ग्लव्स का बिजनेस बनाना चाहते हैं क्रिकेट हैंड ग्लव्स का, तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सो रॉ मटेरियल्स के अंदर हम देखते हैं कि आप लेदर से आप अपने हैंड ग्लव्स बना सकते हैं, आप सिंथेटिक फैब्रिक से अपना हैंड ग्लव्स बना सकते हैं, नायलॉन से आप अपना जो है रॉ मटेरियल यूज़ करके हैंड ग्लव्स बना सकते हैं। सो ये बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आजकल ट्रेंड कौन सा चल रहा है या फिर आजकल कौन सा फैब्रिक इन है। जो भी फैब्रिक इन हो, आप उस ट्रेंड को एनालाइज करके वो रॉ मटेरियल यूज़ करके अपना हैंड ग्लव्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हमें वार्म रखता है, और शॉक एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब ये कि अगर बॉल तेज लगती है तो इसमें इतना फ्लफी आप कह सकते हैं, इसमें इतना अच्छा मटेरियल यूज़ होता है कि अगर आपके हैंड ग्लव्स पे बॉल तेज से लग भी रही है तो वो शॉक एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लग रही है तो आपके फिंगर्स को या फिर आपके हैंड को इंजरी हो। इसकी अगर मार्केट साइज की बात की जाए, उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं जो हैंड ग्लव्स है, अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं, हैंड ग्लव्स जो हुआ वो एक पर्टिकुलर पार्ट हुआ। अगर आप हैंड ग्लव्स में अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर और भी वेरियस इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा लेग के पैड्स होते हैं, दोनों लेग्स के इधर प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एल्बो पैड्स होते हैं, हेलमेट होता है। अगर आप हैंड ग्लव्स की मार्केट में अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए क्रिकेट के वेरियस अदर इक्विपमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं मार्केट के अंदर, और डिमांड आपको अच्छी मिलेगी इस बिजनेस के अंदर। रीज़न भी क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर छोटा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेटर ना भी बनना चाहे, उसको शौक है अगर खेलने का, वो अपनी हॉबी के लिए खेलता है, तो भी उसको ये कुछ प्रोटेक्शन गार्ड्स जो होते हैं जो आपको इंजरी से बचाते हैं वो क्रिकेट खेलते टाइम उसको पहनने हैं। सो इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मार्केट साइज़ की, तो इसकी फिगर्स देखते हैं। सो इसकी मार्केट 2022 में अराउंड 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, और अगर इसकी रीच की बात की जाए, प्रोजेक्टेड रीच की, तो 2026 तक इसकी मार्केट अराउंड 1.6 यूएस डॉलर्स की रीच कर जाएगी विद अ CAGR ऑफ 4.3%। सेम इन फिगर से पता चलता है कि ये भी मार्केट एक बूमिंग मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी पोटेंशियल मार्केट मिलेगी। क्रिकेट तो स्पेशली ऐसी एक मार्केट है जिसको अगर आप स्पेशली यंगस्टर्स को एम करते हैं, तो यंगस्टर्स आप मान लीजिए कि बच्चे छोटे 1-2 साल के बच्चों को भी आजकल हमने देखा होगा कि प्लास्टिक बैट पकड़ा देते हैं। सो आप सोचिए अगर जैसे जैसे बड़े होंगे अपना उनका गेम इम्प्रूव होगा तो इस प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, राइट। सो इसके अंदर भी आप 2 टाइप से काम कर सकते हैं, तो आप इसके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं या फिर रिटेलर भी बन सकते हैं, राइट। सो जैसे कुछ काफ़ी फेमस ब्रांड्स भी हैं, जैसे MRF है, और हमारा एडिडास के भी बैट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं। आप उनसे भी परचेज करके रिटेल में इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इसकी खोल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने रॉ मटेरियल, अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स को लेके एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो आज हमने डिस्कस किए कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, और आई होप कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आपको लगा होगा जिसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसमें आगे बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच।